Non-living things show movement when we make them move or when some external force is applied. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें मूवमेंट कब होता है? जब हम उनमें मूवमेंट करते हैं। जब हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं तो वो मूव करती है, या कोई बाहरी फोर्स उस पर लग रही हो तब वो मूव करती है। जैसे कि देखिए, ये पेंसिल है, जब मैंने इस पे फोर्स लगाई तो इसने मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह पे गई। जब मैंने इसे उठा के यहाँ से यहाँ पे रखा तो इसने मूव किया। मतलब जब हम इसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं तो ही ये मूव कर रही है, या फिर कोई बाहरी बल इस पे लग रहा है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पा रही है। ये खुद से तो मूव नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो मूव तभी करती है जब हम उन्हें मूव कराते हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही हो तो ही वो मूव करेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, बच्चों को जन्म देना, इसे कहते हैं रिप्रोड्यूस। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने जैसों को जन्म देती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। वो अपने जैसों को ही जन्म देती हैं। देखिए, मैमल्स लाइक ह्यूमन्स, कैट्स, डॉग्स एट्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जैसे कि इंसान, डॉग्स, कैट्स, ये सभी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, टर्टल, डक्स, हैंस एट्सेट्रा ले एग्स। Their young ones hatch from these eggs। जैसे एनिमल्स होते हैं, कई एनिमल्स हैं लाइक क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, डक्स, हैंस, ये सभी अंडे देते हैं और इनके बच्चे उन अंडों में से निकलते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो सीड्स की हेल्प से, बीजों की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैदा होते हैं। तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं। सम यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। अब जैसे देखो, इंसान के जो बच्चे हैं वो इंसानों जैसे होंगे, डॉग्स के बेबी डॉग जैसे होंगे, कैट्स के कैट जैसे, और बर्ड्स के बच्चे उनके जैसे होते हैं। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, ये है फ्रॉग। जो इसका यंग वन होता है, बच्चा होता है, वो होता है टैडपोल। देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जब ये धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है, तब ये जाके फ्रॉग जैसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो सभी बच्चे पैदा नहीं करती, मतलब अपने जैसी चीज़ों को जन्म नहीं देती। अब देखो, जैसे ये पेंसिल है तो ये नॉन लिविंग थिंग है। क्या ये अपने जैसी और पेंसिल को जन्म दे सकती है? नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, मतलब अपने जैसी चीज़ों को पैदा नहीं करते। तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी पाया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू रैपिड चेंजेस अराउंड दैम। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, उनके आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उससे वो रिएक्ट करते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू टच, लाइट, हीट, कोल्ड एंड साउंड। सभी लिविंग थिंग्स छूने से, गर्मी, ठंड, आवाज़, इन सभी से रिएक्ट करते हैं। जैसे देखो, ये गरम बर्तन है, अगर हम इसे टच करते हैं तो हम एकदम से रिएक्ट करेंगे, हमारा हाथ जल जाएगा और एकदम से हम अपने हाथ को पीछे कर लेंगे। तो ये हमारी इसके प्रति एक्शन हुआ, मतलब जब हमने गर्म चीज़ को छुआ तो हमें वो बहुत गर्म फील हुआ और हमने कैसा रिएक्ट किया, हमने एकदम से अपने हाथ को वहाँ से हटा लिया। तो मतलब हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उससे हम एकदम से रैपिड रिएक्ट करते हैं, एकदम से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि
एकदम से हमारे आसपास कोई इंसेक्ट आ गया, कीड़ा मकोड़ा आ गया, देखो जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, तो अब एकदम से पीछे हो जाते हैं, हमने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया करी। तो ये रिएक्शन जो होते हैं ये सभी कौन करता है? लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉय विल रिमेन ऑन द फ्लोर फॉर मैनी डेज अनलेस यू पिक इट अप। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कोई रिएक्शन नहीं करती, वो जैसी होती है वैसी ही रहती है। अब सपोज़ करो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, आपका कोई टॉय है या कोई भी चीज़ है, वो आपके रूम में फ्लोर पे पड़ी हुई है, तो वो फ्लोर पे ही पड़ी रहेगी। जब आप वापस आओगे, आप अपने रूम को लॉक करके गए हो, जब आप वापस आओगे तो वो आपको फ्लोर पे पड़ी हुई मिलेगी। वो खुद से उठ के अपनी जगह पे नहीं चली जाएगी या खुद से उठ के बेड पे नहीं आ जाएगा वो टॉय वहीं पड़ा रहेगा। जब तक आप उसे आके उठाओगे नहीं, वो टॉय आपको वहीं पड़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कोई रिएक्शन नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। और लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करती है, बढ़ती है और अंत में मर जाती हैं। All living things follow a life cycle during which they show a change in appearance, size and shape. Different living things have different life cycles. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें ग्रो करने का एक लाइफ साइकिल होता है, जैसा कि आपने सेकंड क्लास में ही पढ़ा था। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ग्रोथ की 5 स्टेजेस होती हैं: बेबी, चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट एंड ओल्ड, और लास्ट में उसके बाद डाई, मर जाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं और लास्ट में फाइनली डेथ हो जाती है। अब हमने प्लांट्स के बारे में ही पढ़ा था। एक सीड से स्टार्ट होता है, दैन सीडलिंग, स्मॉल ट्री, स्मॉल प्लांट एंड फुल्ली ग्रोन ट्री। इस तरीके से था। हमने एनिमल्स और बर्ड्स का ही पढ़ा था। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब में जो ग्रो करने का जो उनका लाइफ साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबका लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। Some grow slow and some grow fast and finally die. कुछ लिविंग थिंग्स स्लो ग्रो करती हैं और कुछ बहुत ही फास्ट ग्रो करती हैं। मतलब कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं और कुछ जल्दी बढ़ती हैं और फाइनली डाई, और लास्ट में क्या हो जाता है? डाई, मर जाती हैं। अब देखो नीचे आपको 2 लाइफ साइकिल दिए गए हैं। ये है हमारा बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, मतलब एक तितली का जीवन चक्र, और यहाँ इस साइड है सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल, मतलब जो एक रेशम का कीड़ा होता है उसका लाइफ साइकिल। अब देखो बटरफ्लाई, एक एग होता है, एग में से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर के बाद रेस्टलेस, देन एडल्ट इमर्जेस और लास्ट में फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरीके से एग से एक बटरफ्लाई बनती है। अब देखो सिल्क वॉर्म में भी ऐसा होता है, एग्स होते हैं, फिर लार्वा, देन प्यूपा और फाइनली एडल्ट मोथ, मतलब एक पूरा वयस्क कीड़ा तैयार हो जाता है। सिल्क वॉर्म होते हैं रेशम का कीड़ा, जिससे रेशम का धागा बनाया जाता है। सिल्क वॉर्म अपने माउथ में से सिल्क थ्रेड को निकालता है और अपनी बॉडी पे रैप कर लेता है, तो उसी से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। तो ये भी लिविंग थिंग्स है। हमने बटरफ्लाई का और सिल्क वॉर्म का ये लाइफ साइकिल दिया गया है, इसे हमने देखा और समझा। तो हमारा चैप्टर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको चैप्टर 6 को रीड करना है और आपको इसके वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।